1 वर्ष से यात्रा कर रहे हैं, तो अभी तक जो निचोड़ आया होगा सभी पंचायतों के या जिला के स्तर पर, वो किस रूप में रहा, उसका किस तरह से समाधान आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो 3 सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, वो हर जिले हर पंचायत में अगर सबके समावेशित एक बयान देना हो तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये सर्वस्पर्शी है। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रखंड, सभी पंचायत, किसी भी जिला में जाइए, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखा है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, ये जानने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? ये तो आप लोगों को बैठे बैठे मालूम है। ऐसी बात नहीं है। जब पदयात्रा किया तो पिछले 17 महीनों में 5000 से ज्यादा गांव में जाकर जो देखा, तो ये पता चला कि बेरोजगारी और पलायन की विकरालता क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे मान लीजिए कि पलायन को लेकर ऐसा लोगों का मानना है कि जो बिहार से गरीब लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में युवा और गरीब यहाँ से बाहर जाता है मजदूरी करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो मैंने पाया कि ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन जो यहाँ पर आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए। पलायन तो हर घर का बच्चा कर रहा है। गांव में अगर आप हम लोग जब जाते हैं तो करीब करीब 40 से 50% युवा, चाहे वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या नौकरी पढ़ाई के लिए बाहर गया, बाहर तो सब गया है। दूसरा पता ये चला कि जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव है, वहां पर ये पलायन का स्तर 70-80% भी हो सकता है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलते हैं। इसका एक सामाजिक पहलू आप देखिए। बहुत लंबे समय से ये पलायन की वजह से लोगों के मन में, समाज में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे ध्रुवी पड़ गई है। जैसे पहले परिवार की परिकल्पना में लोगों की समझ थी कि पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा घर गांव में बचा है जहां ये 3 पीढ़ियों के लोग, पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई परिवार शायद ही मिलता है, क्योंकि पलायन इतनी बड़ी सच्चाई हो गई है जीवन की। लोगों ने मान लिया है कि जो जैसे लड़का 12 साल 15 साल का ज्यादा हुआ तो या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए वो बाहर ही जाएगा, और लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा असर ये है इतने लंबे समय तक पलायन का, कि लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। लोग हमें देखने आते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 17 महीना से घर परिवार छोड़कर बाहर चल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनके घर के बच्चे, उनके घर के युवा सालों साल से उनको छोड़कर चले गए हैं, और साल में कभी 1 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए कोई छठ में, ईद में, शादी विवाह में घर आता है। बाकी समय पूरे जिंदगी, जब तक आप नवयुवक हैं, जब तक शरीर में आपके दम है, तब तक आपको बाहर ही रहना है। जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप वापस आइएगा, और आपके घर में जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा फिर मजदूरी करने। तो इसका सिर्फ विकरालता, इसके सामाजिक पहलू, साथ साथ इसका जो आर्थिक पहलू है। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं कि बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करता है, दिल्ली बॉम्बे में जाकर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है। 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन कर रहे हैं वो मजबूरी का पलायन है। ये लोग 12 से 15 हजार रुपया महीना वहां कमाते हैं, और घर पर औसतन 6 से 8 हजार रुपया प्रति माह भेज पाते हैं। ये 6 से 8 हजार रुपया भेजने वाले लोग ये स्वेच्छा से नहीं गए हैं। संभव है कि पहली बार स्वेच्छा से गया हो, कोई एक बार घूमने के नजरिए से चला गया, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन किया है जिन लोगों ने, वो कहीं न कहीं आर्थिक सामाजिक मजबूरी से बाहर गए हैं। गांव में जब हम लोग पूछते हैं भाई क्यों गए हो, वो बताते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा खाना नहीं खा सकते, वो मजबूरी में गए। तो कई बार जब लोग बताते हैं बाहर लोग गया है नौकरी करने, ऐसी बात नहीं, वो मजबूरी में लोग जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। हम लोग को लगता है कि जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो कम पढ़ा लिखा है, वो बेरोजगार है।
बिहार में पिछले 18 महीने चलते हुए मैंने देखा कि जो गरीब है उसकी हालत तो फिर भी ठीक है, कम से कम कुछ मजदूरी कर सकता है। जो यहाँ पढ़ा लिखा या मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है, उनके लिए बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। जो 10, 20, 25, 50 बीघा खेत का मालिक है, कोई छोटा मोटा रोजगार व्यापार गांव में कर रहा है, वो लोग भी चल कर आते हैं और लिटरली हाथ जोड़ने को तैयार है कि भैया 20,000 का नौकरी हमारे बच्चे को कहीं दिलवा दीजिए। नौकरी की इतनी यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी सबसे बड़ी समस्या दिखी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। ये एक दूसरा पहलू मैंने देखा जिसमें समाज का हर वर्ग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़े, लेकिन पहले हर प्रखंड में, अनुमंडल में, जिले में 2, 4, 5, 10 स्कूल ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली, कॉलेज में चले गए तो आपका जीवन सुधर सकता था। आप साइंस कॉलेज पहुंच गए, पटना कॉलेज पहुंच गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आज की जो स्थिति है इसमें कहीं पर वो व्यवस्था बची ही नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि भैया स्कूल में खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई। मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था बिहार में खराब होती तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि 8वें क्लास से ऊपर के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं या कॉलेज है, उसमें तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? आपने अगर कहा कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, तो पटना साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? लंगर सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि जो मेरी समझ बनी 18 महीनों में, कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज को भी, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा अब रह ही नहीं गई है। किसी को चिंता ही नहीं है कि पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में 2-4 गो बिल्डिंग बना दिया गया। नतीजा क्या हुआ? जहां विद्यालयों के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय के भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं। पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिया गया, शिक्षकों को बहाल कर दिया गया और पढ़ाई की चिंता सरकार ने बिल्कुल छोड़ दी। इसी तरह समाज ने भी विद्यालयों की जो छवि थी वो शिक्षा का केंद्र के बजाय अब सरकारी योजनाओं और बेनिफिट बांटने का केंद्र हो गया कि भैया स्कूल में जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो साइकिल मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो पोशाक का पैसा मिलेगा, स्कूल में जाएंगे और वहां पढ़ाई होगा, इसकी चिंता ही किसी को नहीं। तो जो गार्जियन है, जो पढ़ाने वाले परिवार भी है, वो सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन उन्होंने कराया हुआ है कि उसको पोशाक का, साइकिल का, खिचड़ी का पैसा मिलता रहे। और अगर पढ़ाना है तो उसके लिए बगल के प्राइवेट स्कूल के कोचिंग में, ट्यूशन में नाम लिखवाया है। यही हाल कमोवेश कॉलेज का है। कॉलेज की जो छवि है बिहार में, वो सिर्फ डिग्री पाने का केंद्र है। नाम लिखवाइए और 3 बरस लगे या 5 बरस लगे, डिग्री लेकर चले आइए। बच्चे भी ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा, वो कह रहे भैया 3 बरस का डिग्री 5 बरस लग रहा है लेने में। एक कॉलेज में 15-15 हजार विद्यार्थी है, वहां टोटल कॉलेज में 10 क्लासरूम है। तो ये जो अभी नया नियम जैसे बना कि भाई सबको अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया जाए, आप जरा बताइए, अगर 15,000 लड़के किसी विद्यालय में, कॉलेज में आ जाए, वहां 10वीं कक्षा है, तो 15,000 आदमी बैठेगा कहां? तो कहीं ना कहीं बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो स्कूल में से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है। समाज और सरकार दोनों के लिए बस इसका इतना ही उपयोग है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में जितने अनपढ़ बेरोजगार हैं उससे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन समझ
समझदारी, ज्ञान कुछ नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखी यहाँ, वो है किसानों की बदहाली। यहाँ का जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है और इसकी मूल वजह यह है कि बिहार में किसानों की बदहाली जो 18 महीनों में मैंने देखी, क्यों इतना बदहाल है किसान, उसकी 3 समस्या है। पहली समस्या है बिहार में भूमि सुधार का लागू नहीं होना। इसकी चर्चा यहाँ पर कोई नहीं करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम लेकर समझता है कि जमीन जो है मालिक वो फॉरवर्ड है, जो जमीन नहीं है वो बैकवर्ड है, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि बिहार में गरीबी, ग्रामीण गरीबी जो रूरल पॉवर्टी है, उसकी एक मूल वजह है भूमि सुधार का लागू न होना। नतीजा ये हुआ है कि यहाँ पर करीब करीब 1/3 से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड है। उसको पता ही नहीं कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। चाहे वो जमीन सरकार का है, पट्टा दे दिया गरीब को उसका हक नहीं मिला, या चकबंदी की जमीन थी उसमें वो गड़बड़ हो गया, भूदान की हजारों एकड़ जमीन पता ही नहीं कहाँ गया, नदी का कटाव हुआ, नदी इधर से उधर गई, जमीन कहीं से कहीं चला गया, पता ही नहीं चला। और पूरी जो ये राजस्व डिपार्टमेंट है, ये कर्मचारी और कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए 4-5 दलाल, जिसको गांव देहात में लोग अटर्नी कहते हैं, इसी पर टिका हुआ है। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड, उसका मालिकाना हक, उसमें जो जेनरेशनल चेंज है कि भैया बाबूजी नहीं रहे तो किनको मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। उसकी वजह से 1/3 जमीन बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गई, उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया। तो पहली समस्या है किसानों की, यहाँ जमीन का मालिकाना हक भूमि सुधार नहीं होने की वजह से नहीं बना, इसलिए भूमि में उसके जो प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बोरिंग लगना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद, वो कोई कर ही नहीं रहा है। दूसरी किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है जल कुप्रबंधन। अब इससे कोसी में आप लोग रहते हैं, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है कि पानी का जो कुप्रबंधन है, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, इसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ही बाढ़ से प्रभावित है। बाकी का जो 50% जमीन है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन या तो सूखे से प्रभावित है, या जल जमाव या नदियों के कटाव से प्रभावित है। आप लोगों ने कोसी के इस इलाके में अनुभव किया, बाढ़ से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब कोसी ने अपना मार्ग बदल लिया। नेपाल से लगते हुए जितने बिहार के जिले हैं, वहां गांव जब हम लोग गए तो पता चला कि बाढ़ तो जब आता है तब आता है, जो नदी आते हैं नेपाल से, छोटी छोटी नदियां हैं, वो हर साल एक नया रास्ता बनाकर आती है। और एक बार रास्ता बदला तो 2-4-5 पंचायत का जमीन परमानेंट खराब हो गया। यही हाल कमोवेश जब आप गोपालगंज से चलिएगा, तो गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, हर पंचायत में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो वहां जल जमाव की समस्या है, वहां से पानी निकलता ही नहीं। जो चवर जिसको लोग कहते हैं, लख कहते हैं, कई जगह मन भी लोग कहते हैं, पानी लग गया तो वहां अब वो पानी निकलता ही नहीं है। तो या तो वहां एक फसल हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, उतनी ही बड़ी समस्या सूखे की, जल जमाव की और नदियों के कटाव की भी है। सड़क पर आप चलते हैं तो एक साइड पानी लगा हुआ है इसलिए खेत नहीं हो रहा है, दूसरे साइड सूखा पड़ा हुआ है इसलिए खेती नहीं हो रहा है। तो जो जल, पानी जो बिहार के सबसे बड़ी ताकत, संपदा हो सकती थी, वो आज हम लोग के लिए अभिशाप बनी हुई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो है यहाँ पर अनाज का सही भाव न मिलना। इन सारे परेशानियों के बावजूद जो बिहार में किसान पैदा कर रहा है, उसको उसका कीमत ही नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण अभी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार जैसे राज्य में किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से करीब करीब यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल बिहार के किसानों को हो रहा है। जैसे धान का कीमत है 2,090 रुपया, और पूरे बिहार में धान अभी बिका 1,600 रुपया, 1,700 रुपया में। गन्ने का कीमत है करीब 2,100 रुपया, गन्ना बिक रहा है 1600। मकई का कीमत है 2,100 रुपया, बिक रहा है 1,600 में, 1,700 में।
कमोवेश सारे फसल के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सहकारिता की व्यवस्था है नहीं, बाजार समिति है नहीं, एफपीओ है नहीं और प्राइवेट फैक्ट्री रोजगार है नहीं, तो आखिर किसान जो है वो बेचेगा किसको? सिर्फ बिचौलियों को बेच रहा है और वो 30% 40% नुकसान करके बेच रहा है। तो ये तीन जो समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन का कुप्रबंधन और तीसरा किसानों के फसल का दाम का न मिलना, इन तीन वजहों से बिहार के किसानों की बदहाली है। आपने जो सवाल किया था कि जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही तीन समस्या मुझे अभी तक, बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये हर जिले हर पंचायत में अभी तक सामान्य रूप से हर वर्ग में सुनने को मिली है। बाकी तो हर जिले की हर पंचायत की अलग अलग समस्या है, लेकिन ये समस्या हर जगह है। सर, प्रशांत किशोर जी का नाम हमेशा रणनीतिकार में आता है, किसी पार्टी को जिताने के नाम से नाम आता है, तो किन्हें जिताने के लिए पद यात्रा निकली है? बिल्कुल, आप मेरी जो पहचान है, जो आप जिसको रणनीतिकार बता रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि हमने कोई वो काम छोड़कर दूसरा काम शुरू किया है। हमारी नजर में हम वही काम कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये रणनीति मैं किसी दल या नेता के लिए बनाता था, अब ये रणनीति मैं बिहार की जनता के लिए बना रहा हूं। पहले ये सुझाव दल के नेताओं को बता देते थे, अब ये सुझाव बिहार की जनता को दे रहे हैं। पहले ये व्यवस्था, ये मदद दल के कार्यकर्ता को कर रहे थे, अब ये सुझाव, ये व्यवस्था, ये मदद बिहार के समाज के उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो नया दल बनाना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं कि भैया हम जुड़े, हम भी कंधा लगाएंगे, हम भी बिहार में को सुधार के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनको ये मदद कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है किसको जिताना चाह रहे हैं, इसका पूरा लक्ष्य है बिहार की जनता को जिताने के लिए ये काम शुरू किए हैं। और अब मैं किसी दल का नेता का नहीं, बिहार की जनता का रणनीतिकार हूँ। और 10 बरस में जैसे दलों को, नेताओं को जिताया, वैसे लिख कर रखिए, धीरज रखिए, 2 बरस में बिहार की जनता को भी जिताकर आपको दिखाएंगे। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि किसी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। सवाल करने का तो कोई अंत है नहीं भाई, जिन पार्टी के लिए काम कर रहे हो तो सब पार्टी चुनाव लड़ रहा है, हम तो पार्टी बनाए नहीं। हमने आपको बताया हम काम कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, तो स्वाभाविक है जो जनता से मुफ्त में जिसको वोट मिल रहा है पिछले 25 साल से, उसको तो घबराहट होगी भाई। आप भाजपा चलाते हैं तो भाजपा वालों को तो भारी डर यही होगा कि भाई अभी तक जो लालू जी से डर के हमको मुफ्त में वोट देता था, जनता के पास विकल्प हो जाएगा तो भाजपा को वोट नहीं देगा। लालटेन के लोग जो मुफ्त में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते हैं, उनको लग रहा है कि भाई मुसलमानों को कोई नया विकल्प मिल जाएगा तो हमको वोट नहीं देगा। तो अगर आपके सामने से थाली अगर कोई छीन कर ले जाएगा तो आप तो थोड़ा बहुत हल्ला मचाइएगा ही। जो हालात है सियासतदानों की बिहार में हो या देश में, क्या जो जैसे हालात है जो देख रहे हैं देश भर में किस तरह से सियासत हो रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता खास करके विश्वास कैसे करेगी कि आज आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जैसे अमूमन सभी लोग बोलते हैं, क्या गारंटी है कल सत्ता में आने के बाद जो अभी स्थिति है उसके अनुकूल? मेरे भाई 17 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। आपने या तो मेरी कोई बात, कोई सभा सुनी नहीं, या सुने तो उसको उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हम सभा की शुरुआत में ही कहते हैं, पहला ही लाइन, कि बिल्कुल भी कभी जीवन में प्रशांत किशोर पर भरोसा मत करो, किसी भी नेता पर भरोसा मत करो। ये कभी मत सोचो कि हमको वोट दे दोगे तो हम आकर तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। अगर हमको वोट दोगे, हमारे कहने पर वोट दोगे, तो जैसे पहले के लोगों ने धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए वोट प्रशांत किशोर को नहीं, मोदी को नहीं, नीतीश लालू को नहीं, वोट अपने बच्चों को दो, अपने खड़ा हो, अपनी व्यवस्था बनाओ, उसमें मालिक मुखिया बनो। प्रशांत किशोर कहाँ दल बनाए हैं कि कह रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, कि आप भरोसा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, चंदा ले नहीं रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता बनने के लिए कह नहीं रहे हैं। तो आप जब हम पर भरोसा कीजिएगा ही नहीं, जब विश्वास कीजिएगा नहीं, तो घात होगा कैसे? प्रशांत जी, 18 महीने की जो आपकी यात्रा है उसमें आपके साथ लाखों लोग जुड़े हैं, हर जगह से जुड़े हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उन लोगों के पास असमंजस की स्थिति रहेगी कि आखिर वो लोग किनके साथ जाएं? बिल्कुल असमंजस की स्थिति नहीं है। दल जब बनेगा तभी तो आप चुनाव लड़ेंगे।
मान लीजिए कि आपको बहुत भूख लगा है, आपने खिचड़ी बनाना शुरू किया, तो अब आप अधपकी खिचड़ी तो खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। अब भूख लगा है, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो जब तक खिचड़ी नहीं बन रहा है तब तक धीरज रखना पड़ेगा। जन सुराज की व्यवस्था के तहत जो दल बनना है वो तो दल तभी बनेगा जब पदयात्रा पूरी होगी। जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी, दल बन जाएगा, उसके बाद जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो लोकसभा का आए, विधानसभा का आए, उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब दल है ही नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? और इसमें वहां आप कह रहे हैं लोगों को असमंजस की स्थिति है, इसी असमंजस में तो पिछला 50 वर्ष से आप जी रहे हैं, तो 2 महीना और जिंदा रहिए। लेकिन जो मैंने जनता को कहा है कि मैं दल तभी बनाऊंगा जब मैं पूरे बिहार की पदयात्रा कर लूं, लोगों से मिल लूं, समझ, जो मैंने आपको 3 उद्देश्य बताए, तो अभी आधा बिहार हम पैदल चले, आधा बाकी है। तो मान लीजिए कि कल दल बनाकर हम चुनाव लड़ते हैं, तो भागलपुर के किसी पंचायत की योजना हम कैसे जारी करेंगे? वहां तो हम गए नहीं हैं अभी। तो जब पूरा बिहार चल लेंगे तो लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा दी होगी, उनके समाज को मत कर सही लोगों को निकाल कर एक संगठन भी बना दिया होगा, और बिहार के हर पंचायत का एक योजना भी होगा। तब लोगों को जाकर कहेंगे कि भाई ये दल है, ये लोग हैं, ये योजना है, आप इसको देखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, वोट दीजिए, न ठीक लगे तो जैसे है वैसे चलिए। प्रशांत जी, मैं इमरान व्यावर्स न्यूज से, आपने कुछ समय पहले बोला था कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। अगर कांग्रेस आपको ऑफर देती है तो क्या उससे आप जुड़ेंगे या फिर आप इस पे क्या? आप लोग का ये 2+2 जोड़ना जो है, सवाल ये पूछा गया कि आपकी विचारधारा क्या है। मैंने ये बताया कि अगर हम गांधी को लेकर चले हैं, गांधी के सोच से प्रेरित होकर ये पूरा अभियान चला रहे हैं, तो विचारधारा के आधार पर हमारी विचारधारा वही होगी जो गांधी ने बताया होगा। और इस विचारधारा को आज की कांग्रेस वो दावा करती है कि वी रिप्रेजेंट दिस आइडियोलॉजिकल स्पेस। तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे आप किसी में फिट करना चाहेंगे तो मेरी विचारधारा वो विचारधारा होगी जो आज कांग्रेस रिप्रेजेंट करने का दावा कर रही है। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है। जिस विचारधारा को कांग्रेस रिप्रेजेंट करने का दावा कर रही है उसी विचारधारा के करीब मैं अपने आप को पाता हूं, क्योंकि वही विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और उसी से प्रेरित होकर पूरा ये जन स्वराज अभियान चलाया गया है। आप अभी ये सुने हैं, हम जब से पदयात्रा शुरू किए हैं तब से कह रहे हैं कि ये पूरा जो जन स्वराज अभियान है ये कहीं ना कहीं आजादी से पहले, अब आजादी से पहले वाला लाइन मिटा मत दीजिएगा, आजादी से पहले की जो कांग्रेस थी, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उस राजनीतिक व्यवस्था, उस विचारधारा को, उस तरह के दल को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, अभियान है। और उस नजरिए से आज जो कांग्रेस दावा कर रही है उसी विचारधारा के करीब आप उनको पाएंगे। इसमें ज्वाइन करने या छोड़ने, भाई कांग्रेस तो बिहार की दुर्दशा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार पार्टी अगर कोई रही है तो कांग्रेस रही है। लालू जी तो बिहार में एक ही बार अपने दम पर जीत कर आए, बाकी टाइम तो कांग्रेस के ही बैसाखी से वो उन्होंने सरकार चलाई। और कांग्रेस ने 25-30 सांसदों के लालच में कि दिल्ली में बिहार से 25-30 सांसद जीत के जाता रहे, इसलिए उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था उस समय कि बिहार में क्या हो रहा है, या बिहार पिछड़ रहा है, या बिहार की जनता गरीब है, पलायन कर रही है, मजदूरी नहीं मिल, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने यहाँ लालू जी का शासन चलवाया क्योंकि उनको 20-30-40 सांसदों का लालच था। यही काम आज भाजपा कर रही है। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद कर सरकार बनाने वाली भाजपा बिहार में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी सरकार नहीं बनाती है? क्यों? क्योंकि उसको यहां से 35-40 सांसद चाहिए और उसको भी मालूम है कि नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे। उसके लोगों ने, उनके नेताओं ने क्या बयान दिया है, अमित शाह ने क्या कहा, माननीय मोदी जी ने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में, किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी 2 महीना पहले तो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को बर्बाद कर दिया। फिर नीतीश कुमार को क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि बिहार में समीकरण बनाकर 30-35 सांसद जीते। सांसद हम लोग का बिहार से जाता रहे, बिहार का जनता भोग रहा है तो भोगे, बिहार का जनता भीख मांग रहा है, भीख मांगे, हम लोग के बच्चे जाकर गाली खाएं, मजदूरी करें, तो उससे कोई फर्क नहीं है। मोदी जी
बिहार में इतने बड़ी संख्या में लोग भाजपा को, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी रोज गुजरात जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट सबमिट करने के लिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। गुजरात में तरक्की हो रही है। गुजरात से बीजेपी का एमपी जीता 26। आप मुझे बता दीजिए 10 वर्ष में मोदी जी एक दिन बिहार आए हों कि भैया बिहार में भी इन्वेस्टमेंट सबमिट होना चाहिए। मान लीजिए कि यूपी में 10 लाख, अभी कल आए थे शायद, 10 लाख करोड़ का कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मान लीजिए हम लोग बिहार गरीब राज्य, हम लोग 50,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाते, 10 वर्ष में एक बार भी नहीं आए। लेकिन यहाँ की जनता बेवकूफी में या समझिए ना समझी में उसी मोदी जी को जाके वोट दे रही है या मजबूरी में वोट दे रही है, और इसीलिए हम लोग के बाल बच्चे भोग रहे हैं। एक बड़ा सवाल है सर, विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और पदयात्रा प्रशांत किशोर यादव जी भी कर रहे हैं। उधर गांधी जी के विचारधारा से जुड़ करके राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कहाँ, पदयात्रा किस रूप में? आपका सवाल ही नहीं समझे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बहुत यात्रा हो रही है तो पुनः दोबारा लोकतंत्र है, हर आदमी अपना प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है। ना सवाल आपका समझ लिए, आप इतना ना उसको घुमा दिए कि आप खुद ही नहीं बता पा रहे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लोकतंत्र है, दलों को, नेताओं को हर तरह का पब्लिक के बीच में जाकर प्रयास करने का की स्वतंत्रता है। फर्क समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, हाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं। सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। सर, अभी के दौर में जाति, धर्म, मजहब को लेकर लोग वोट करते हैं और कब नहीं करते थे कि अब करते हैं? अब ज्यादा बढ़ गया है। आपके पास कोई थर्मामीटर है? ज्यादा बढ़ गया है? आपके पास थर्मामीटर है कि अब ज्यादा बढ़ गया? पहले कम था। मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं बिहार में? जोर से बोलिए, पड़ा है कि नहीं? सबको सुनना ही है। पड़ा है ना?
तो मोदी जी के जाति के यहाँ कितना आदमी रहता है मधेपुरा बिहार में, जरा बता तो दीजिए। अभी तो आप बोले कि सब लोग जाते पर वोट दिया है। पहले एक बात पर अड़े रहिए। आपने कहा कि हर आदमी बिहार में जाति पर ही वोट दे रहा है। आपने पूरा क्वेश्चन सुन लिए क्वेश्चन, रोज है। अरे 18 महीने से यही सवाल रोज सुनते हैं। बिहार में आदमी को सवाल इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। यही 4 सवाल पड़ता है, भैया जाति पर वोट पड़ता है, आप कैसे निपटिएगा। अरे आप पत्रकारिता करते हैं तो हमको भी तो थोड़ी बहुत समझ होगी। पहला सवाल आदमी छूटते जिसको राजनीति का आर अभी सीखता है तो यही सवाल करता है, ए भैया बिहार में तो बड़ा जात है, आप इससे कैसे निपटिएगा। तो मेरे भाई उसको जवाब मेरा यही होता है कि यही बता दो कि अगर आपको लगता है कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है तो मोदी जी को बिहार में वोट दे कौन रहा है। मान लीजिए कि आपने कहा, दूसरे सवाल पर आते हैं, हम तो कह रहे सवाल सुने नहीं, कहेंगे ना हमको तो धर्म पर हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया, यही कह रहे हो ना। चलो छोड़ दो, मुसलमान यहाँ 18% रहता है, वो लालू जी को वोट देता है, ओवैसी को वोट नहीं दिया। तो लालू जी को काहे वोट दिया, ओवैसी को काहे नहीं दिया। विधानसभा में जो पूछ रहे हैं वो बताओ, लालू जी को मुसलमान वोट क्यों देता है, वो तो उनके जाति का नहीं है। काहे जबरदस्ती का ज्ञान। जब एक होता है सवाल, एक होता है तर्क और दूसरा होता है कुतर्क। आपने कहा जाति धर्म, भाई जाति धर्म पर वोट बिहार में भी पड़ता है, पूरे दुनिया में पड़ता है, इसमें नई बात क्या है। आप बिहार के होने के नाते आपको एक बिन मांगी सुझाव दे देता हूं, इस चक्कर में मत पड़िए। ये बाहर जो बिहार के लोगों को नीचा दिखाते हैं, उन्होंने ऐसा आपके हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ पर जाति बहुत है। आप गए हैं गुजरात, कर्नाटक, आप चुनाव कराए हैं कभी बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां जाति नहीं है। गुजरात में जाति नहीं है। लिंगायत मोकालिका कर्नाटक में नहीं है। माला मडिगा रेड्डी टम्मा आंध्रा में नहीं है। वहां का आदमी को कोई जाति के लिए दोष दे रहा है। आप बिहार में गरीब हैं, मजदूर है, इसलिए आपको जातिवाद बताया जा रहा है। यूपी में जाति नहीं है। यहाँ का जो पत्रकार पढ़ा लिखा समाज है वो भी इस चक्कर में पढ़ के अपने ही से कहता है भैया यहाँ जाति बहुत है, यूपी में जाति नहीं है। कभी पूछे हो जाके सवाल ये आप जाके उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ काहे पूछते हो भाई। ये बिहार के और बिहार के लोगों के प्रति जो दुराग्रह बैठा दिया गया है लोगों के दिमाग में कि बिहार इसलिए गरीब है। अरे बिहार इसलिए गरीब है कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम नहीं किया। बिहार इसलिए गरीब है कि लालू यादव यहाँ 15 वर्ष जंगल राज चला रहे थे तो कांग्रेस उसमें सहभागी थी। बिहार इसलिए गरीब है कि मोदी जी को गुजरात का ज्यादा चिंता है, बिहार का कम चिंता है। बिहार इसलिए नहीं गरीब है कि यहाँ जाति ज्यादा है। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो और बिहार के होने के बाद अपने मुंह पर कीचड़ लगा रहे हो बिना किसी वजह के। समझते हो नहीं। आपको कोई दूसरा कहता, तो अगर कोई आदमी आकर गुजरात का कहता कि भाई बिहार में जाति बहुत है, तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर बिहार में जाति बहुत है तो गुजरात के आदमी को बिहार में कैसे आदमी वोट दे रहा है। तो आप लोग उल्टे अपनी बात कर रहे हैं, भैया हम लोग यहाँ जाति बहुत है इसीलिए गुजरात में जाते हैं तो आपको 4 लात मारता है, इसीलिए आप तमिलनाडु में जाते हैं तो आपको हमको गाली देता है। यहाँ के आदमी को समझ ही नहीं है। जमीन पर पड़ा हुआ कीचड़ अपने मुंह में लगा कह रहा है कि हमारा मुंह में देखो कीचड़ लगा है। आपने योगी आदित्यनाथ से कभी पूछा है कि भाई यूपी में आप जात का राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी से, अमित शाह से कभी आपने पूछा है कि गुजरात में आप लोग जात का राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बात करते हैं। पिछले विधानसभा में बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ बनने के चक्कर में आधा पत्रकार इसी में लगा हुआ है। भैया जाति पर राजनीति होता है, आप कैसे किएगा? प्रशांत जी, पिछले विधानसभा में अखबारों में इश्तिहार देकर पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी और खुद को सीएम कैंडिडेट कहा था। गांव में ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर अभी पद यात्रा कर रहे हैं, भविष्य में ये भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले भी कह दिया है कि आप मुझे वोट मत दीजिए, विश्वास मेरे पे मत कीजिए। लेकिन पहला सवाल ये है कि अखबार में इश्तिहार देकर आपने पद यात्रा किया, भविष्य में ये पार्टी भी बन सकती है और चुनाव भी लड़ेंगे। तो चुनाव तो गाँव के लोग लड़ेंगे जिसे आप चूज कर रहे हैं, लेकिन जो गांव में आपकी यूथ क्लब बन रही है उसमें अभी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्रशांत किशोर की रणनीति को उनके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। नहीं जान पा रहे तो नहीं जान पा रहे, आप काहे घबरा रहे? लोग ऐसा सोचते हैं सीएम कैंडिडेट। आप काहे घबरा रहे हैं इतना? आप इतना घबराहट में हैं। मुश्किल ये है कि हमसे ज्यादा घबराहट यहाँ के पत्रकारों को है। मान लीजिए नहीं जुड़ रहा है, हमको जोड़ने में 10 वर्ष लगेगा, हमको घबराहट ही नहीं। आप काहे घबराए जा रहे हैं? यूथ क्लब क्यों बनाया गया है ये तो आपको मालूम है नहीं।
यूथ क्लब इसलिए बनाया गया है कि अगले 5 वर्ष में 10 वर्ष में जो बिहार की राजनीति पर 1250 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए नए युवाओं को चिन्हित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको मुखिया, सरपंच, विधायक बनाया जाए। तो एक दिन में तो बनेगा नहीं। क्या जोड़ने के लिए क्या वो रैली निकालना है? क्लब में क्यों नहीं निकल रहा है? आप जो कह रहे नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्लब में आप क्या होता तो आप कहते कि जुड़ रहा है, और क्या नहीं हो रहा है आपकी नजर से? अमूमन आपका बोर्ड लगभग हर कई जगह पर देखने को मिला, लेकिन तो अच्छा है, खराब है? अच्छा है, हाँ। लेकिन वहाँ पर लोग जो है सक्रिय नहीं, कई बार तो लोग के सक्रिय होने के लिए बना ही नहीं गया है। अभी यहाँ यूथ क्लब की बैठक होगी, उसमें पहले देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, सवाल करने आते हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च करके आएंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे। यूथ क्लब की परिकल्पना क्या है? बिहार के 1 लाख बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता बड़े घर के नहीं हैं, ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता विधायक, मुखिया, सरपंच नहीं हैं, ऐसे बच्चों को जिनमें राजनीतिक सामाजिक पहचान बनाने की, काम करने की क्षमता है, जज्बा है, ऐसे बच्चों को चुना जाए, चिन्हित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको साधन दिया जाए, मदद किया जाए। तो आज अगर चिन्हित करना शुरू करेंगे तो आपको बोर्ड दिख रहा है। अब उन बच्चों का प्रशिक्षण होगा, वो बच्चे समाज में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करेंगे, तब ना आपको कुछ दिखेगा। आज आप पौधा लगा रहे हैं, आप कह रहे भैया उसमें आम का फल नहीं दिख रहा है, तो भैया आज पौधा लगाए हैं तो फल कैसे उसमें दिखेगा? आज तो पौधा ही लगा है ना। जब वो पेड़ होगा तभी तो समय पर उसमें फल आएगा। चलिए भैया, एक सवाल ले लिया जाएगा। सीधे एक सवाल है कि आपसे पहले पूछा भी जा चुका है, आप तो राजनीतिक दल बनाएंगे, चुनाव आ गया नजदीक, लेकिन क्या अभी प्रशांत किशोर तटस्थ ही रहेंगे इस लोकसभा चुनाव के लिए? भैया मैं बिल्कुल तटस्थ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, और मैंने अपने लिए जो भूमिका तय की है कि मुझे गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाना, बताना है, वो काम हम कर रहे हैं। तटस्थ कहाँ? हम तटस्थ रहने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम घर पर नहीं बैठे हैं, गांव-गांव जाकर इन लोग का कलई खोल रहे हैं, इनको बता रहे हैं जनता को कि देखो कैसे तुमको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पर तुमको बरगलाया जा रहा है, तुमसे मुफ्त में वोट लिया जा रहा है, सजग हो जाओ। अब आप कह रहे हैं सजग हो जाएगा तो क्या करेगा? तो जब सजग होगा तभी ना अपने लिए कोई व्यवस्था बनाएगा। उसके जीवन का ये पहला और अंतिम चुनाव नहीं ना है। पहले सजग होना जरूरी है, जब सजग होगा तो अपने आप नई व्यवस्था भी बना लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।